प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे नागरिकता के विविध पक्ष, जिसमें विशेषकर नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार के संदर्भ में हम नागरिकता के 3 पक्षों को समझेंगे। किसी न किसी रूप में सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बशर्ते कि राजनीति विज्ञान से संबंधित हों, भाई किसी न किसी रूप में इस पक्ष से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। मैं सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता के संदर्भ में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको हमारे यूट्यूब चैनल की जानकारी है, उनका परम दायित्व है कि अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल से किसी न किसी रूप में परिचित करवाएं। अर्थात चाहे तो आप मौखिक रूप में उनसे कहें या फिर हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लेकिन किसी न किसी रूप में सभी विद्यार्थियों का हित हो सके, इसके लिए आपका दायित्व है कि उन्हें हमारी वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा। यस, नागरिकता के विविध पक्ष। भाई पिछले लेक्चर में मैंने आपको नागरिकता का अर्थ, स्वरूप और नागरिकता का विकास किन चरणों से हुआ है, ये सभी बातें आपको समझा दी हैं। आज केवल नागरिकता के विविध पक्ष के संदर्भ में हम बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मूल बात अर्थात इन पक्षों को हम समझें उससे पहले ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, हालांकि मैंने ये बात पिछले लेक्चर में ठीक से समझा दी है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नागरिकता किसे कहते हैं और नागरिक किसे कहते हैं, मतलब नागरिक और नागरिकता, ये 2 शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तब तक ये पक्ष आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप नोट कीजिएगा, नागरिकता किसे कहते हैं। भाई नागरिकता वह स्थिति है, क्या नागरिकता वह स्थिति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को किसी राजनीतिक समुदाय का, मतलब राज्य का, किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य माना जाता है और वह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, नागरिकता वह सामाजिक स्थिति है, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। नागरिकता वह सामाजिक स्थिति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को राजनीतिक समुदाय का, मतलब राज्य का, राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य माना जाता है और वह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। ये नागरिकता है। नागरिक कौन? भाई नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य के प्रति निष्ठा रखता है और राज्य के द्वारा व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक वह व्यक्ति होता है जो कि राज्य के प्रति निष्ठावान होता है। क्या? राज्य के प्रति निष्ठावान होता है और राज्य के द्वारा व्यक्ति का संरक्षण प्रदान किया जाता है, या व्यक्ति को जो है राज्य के द्वारा संरक्षण में रखा जाता है। क्लियर? वह नागरिक हो गया। तो यहाँ 2 बातें होंगी, नागरिकता और नागरिक। अब ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दें भाई, वास्तव में वैसे देखा जाए तो नागरिकता का विचार बहुत पुराना है। इसकी वास्तविक शुरुआत, क्या कह रहा हूँ, इसकी वास्तविक शुरुआत राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के द्वारा अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में
नागरिकता के सिद्धांत के द्वारा की गई थी। ये बात सत्य है कि अरस्तु से भी पहले नागरिकता के बारे में कुछ छुटपुट रूप में विचार दिए गए थे, परंतु वास्तविक शुरुआत कहाँ से होती है? अरस्तु से होती है। इसलिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, किस नाम से, नागरिकता का ऐतिहासिक विकास, वहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि नागरिकता वास्तविक रूप में एक प्रगतिशील विचार है। नागरिकता का विचार बहुत ही प्राचीन है, लेकिन पूर्ण रूप इसको वास्तविक रूप में 20वीं शताब्दी के अंतर्गत प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान दें। वास्तव में नागरिकता वर्तमान में, देखो वैसे तो नागरिकता का जो विचार है प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में दिया जा रहा है, लेकिन नागरिकता वर्तमान में राष्ट्र राज्य की हैसियत, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है, हैसियत का संकेत देता है। आधुनिक समय में जो नागरिकता है ना, वह वास्तव में राष्ट्र राज्य की हैसियत का संकेत देता है। किसका संकेत देता है? स्टेटस, हैसियत का संकेत देता है, जबकि प्राचीन समय में वास्तव में ये हैसियत का संकेतक नहीं था। क्लियर? इसके बाद में यहाँ जो ये हैसियत है, मतलब राष्ट्र राज्य की हैसियत, राष्ट्र राज्य की हैसियत के रूप में यह संकेत देता है कौन? नागरिकता। तो इसी ही संदर्भ में मैंने यहाँ लिखा है प्रस्तुत संदर्भ में, इसी हैसियत के संदर्भ में वास्तव में नागरिकता के दो प्रकार हो जाते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है, इसके बाद में इसके पक्ष समझ जाएंगे हम। नागरिकता के जो है दो प्रकार हो जाते हैं, औपचारिक नागरिकता और तात्विक नागरिकता। आप ध्यान दें, ये एग्जाम पूछा जाता है और विद्यार्थी गलती करते हैं। देखो भाई, औपचारिक नागरिकता का सीधा सा भावार्थ है कि यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति को राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो जाए, यही पर्याप्त माना जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, औपचारिक नागरिकता का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत वास्तव में व्यक्ति को राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो जाए, यही अपने आप में पर्याप्त है। और जो ये पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो रही है वही औपचारिक नागरिकता कहलाएगी। ठीक है, राजनीतिक समुदाय की, राज्य की। तात्विक नागरिकता में क्या होता है? तात्विक नागरिकता के अंतर्गत ये बात सत्य है कि व्यक्ति राज्य का पूर्ण सदस्य तो होता है, परंतु इसके साथ में उसे नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार, ये तीनों प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जब ये तीनों प्राप्त हो जाते हैं तो उसे कहते हैं तात्विक नागरिकता। प्रथम में केवल राज्य की सदस्यता ही पर्याप्त मानी जाती है, जबकि तात्विक नागरिकता में राज्य की सदस्यता तो होनी चाहिए, इसी के साथ में इसको नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, तो ये तात्विक नागरिकता में आएगा। ये दो नागरिकताएं होगी, इसको नोट कीजिएगा, एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम लेते हैं तात्विक नागरिकता, क्योंकि आज जो मैंने यहाँ लिखा है नागरिकता के विविध पक्ष, ये तीनों ही पक्ष किस में आएंगे? तात्विक नागरिकता में आएंगे। तात्विक नागरिकता का मतलब क्या है? तात्विक नागरिकता का मतलब ये है कि यहाँ व्यक्ति राज्य का पूर्ण सदस्य तो होता है, ये क्या पूर्ण सदस्य तो होता ही है, परंतु इसी के साथ में उसे, मनुष्य को, व्यक्ति को नागरिक, क्या नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। और ये तीनों प्राप्त होते हैं तो वही तात्विक नागरिकता कहलाता है। यस, अब तात्विक नागरिकता को लेते हैं, क्योंकि मूलतः नागरिकता के विविध पक्ष तात्विक नागरिकता में आएंगे। जैसे मैंने लिखा है, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार किस में आएंगे? तात्विक नागरिकता में आएंगे। क्यों? क्योंकि औपचारिक नागरिकता में तो केवल जो है राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो जाती है, बस इतना ही पर्याप्त माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तात्विक नागरिकता में तीन पक्ष स्वीकार किए जाते हैं क्रमशः। मैंने लिखा है तीन पक्ष स्वीकार किए जाते हैं तात्विक नागरिकता के अंतर्गत। मतलब एक व्यक्ति को राज्य की पूर्ण सदस्यता तो प्राप्त हो जाए, परंतु इसी के साथ में उसको नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार भी प्राप्त हो जाने चाहिए। यदि तीनों अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो वास्तविक रूप में यह है पूर्ण नागरिकता है।
यह है नागरिकता का पूर्ण विकास है, नागरिकता की संकल्पना का पूर्ण विकास है। जैसा कि ब्रिटेन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विशेषकर टी.एच. मार्शल ने अपनी इस डायग्राम के माध्यम से ये बताया है कि भाई ब्रिटेन में पूर्ण नागरिकता को जो है प्राप्त कर लिया गया है। कैसे, ध्यान दें, 3 पक्ष स्वीकार किए हैं क्रमशः, मैंने लिखा है क्रमशः है, मतलब तात्विक नागरिकता के अंतर्गत वास्तविक रूप में 3 पक्ष स्वीकार किए जाते हैं जिनको कि क्रमशः प्राप्त किया जाना चाहिए। सबसे पहले नागरिक अधिकार प्राप्त कर लेने चाहिए, उसके बाद में राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाने चाहिए और उसके बाद में सामाजिक अधिकार प्राप्त हो जाने चाहिए क्रम से। वास्तव में ब्रिटेन में हम देखते हैं तो यही क्रम हुआ है। ब्रिटेन में सबसे पहले नागरिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, उसके बाद में राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं और उसके बाद में सामाजिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि तात्विक नागरिकता के अंतर्गत जो ये 3 पक्ष हैं अधिकारों के, ये क्रमशः प्राप्त होने चाहिए। क्रमशः, मैंने लिखा है क्रमशः प्राप्त होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद में एक विद्वान है टी.एच. मार्शल। क्या? टी.एच. मार्शल, इन्होंने, ये एग्जाम पूछा जाता है, इन्होंने अपनी पुस्तक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, मतलब नागरिकता और सामाजिक वर्ग, फिर से बोल रहा हूँ, टी.एच. मार्शल की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, मतलब नागरिकता और सामाजिक वर्ग, जो कि 1950 के अंतर्गत लिखी गई थी। इस किताब के अंतर्गत टी.एच. मार्शल ने ये कहा है कि भाई वास्तविक रूप में, मतलब इस किताब के अंतर्गत मार्शल ने लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है में, मतलब इस किताब में लिखा है कि ब्रिटेन में किस तरह धीरे धीरे अधिकारों का विकास हुआ। मतलब टी.एच. मार्शल ने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत यह बतलाया है, क्या बतलाया है कि ब्रिटेन में किस तरह धीरे धीरे क्रम से अधिकारों का विकास हुआ है और जैसे जैसे अधिकारों का विकास हुआ है वैसे वैसे ही वास्तविक रूप में नागरिकता का रूप भी परिवर्तित होता गया है। जैसा कि इसके अंतर्गत ये सारी बातें स्पष्ट करूंगा मैं, ठीक है भाई। अब यहाँ टी.एच. मार्शल तो ये बात बता देते हैं और स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत ही क्रमबद्ध रूप में जो ये नागरिकता के 3 पक्ष हैं उनको प्राप्त किया गया है क्रमबद्ध रूप में। सबसे पहले नागरिक अधिकार, फिर राजनीतिक अधिकार, उसके बाद में सामाजिक अधिकारों को प्राप्त किया है क्रमशः, क्रम से, ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं यहाँ, क्रम से। पहले नागरिक, क्या? पहले नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, फिर राजनीतिक और उसके बाद में सामाजिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। अब ध्यान दें, यहाँ वास्तव में यदि देखा जाए तो ब्रिटेन में नागरिकता की संकल्पना का आरंभ गौरवमयी क्रांति से होता है। मैंने यहाँ लिखा है गौरवमयी क्रांति 1688 से नागरिकता की शुरुआत, मतलब ब्रिटेन में नागरिकता की जो शुरुआत होती है वह 1688 की गौरवमयी क्रांति से होती है। भाई गौरवमयी क्रांति से आप क्या समझते हैं? गौरवमयी क्रांति वास्तविक रूप में 1688 में एक ऐसी घटना घटती है, कैसी घटना घटती है कि वहाँ का सम्राट जेम्स द्वितीय, क्या? वहाँ का सम्राट जेम्स द्वितीय, जो कि वास्तविक रूप में पूर्ण रूप में निरंकुश था, मतलब इसके द्वारा पूर्ण सत्तावाद का प्रयोग किया जा रहा था जेम्स द्वितीय के द्वारा। अब इसके बाद में इनकी पुत्री मेरी ने और इनकी पुत्री मेरी के पति ने, विलियम ऑफ ऑरेंज ने, जेम्स द्वितीय को सत्ता से हटा दिया और इसके बाद में मेरी और विलियम ऑफ ऑरेंज ने यह बात स्वीकार की कि भाई हम संसद की सहमति से शासन का संचालन करेंगे। अब जैसे ही जेम्स द्वितीय को सत्ता से हटाया गया और मेरी और इनके पति विलियम ऑफ ऑरेंज ने कहा कि हम संसद की सहमति से शासन का संचालन करेंगे, तो ये परिवर्तन बिना किसी रक्तपात के हुआ था, इसलिए इसे गौरवमयी क्रांति कहा जाता है। और इस क्रांति के माध्यम से वास्तविक रूप में निरंकुश राजतंत्र का समापन हो जाता है और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। कब? 1688 में। तो यह भी आप इसका जो भावार्थ है ध्यान में रखेंगे, ठीक है भाई। अब देखेंगे अगली बात।
इंग्लैंड में तात्विक नागरिकता का विकास कैसे हुआ है। ये तात्विक नागरिकता का विकास ब्रिटेन में कैसे हुआ है। भाई तात्विक नागरिकता का मतलब क्या है, फिर से दोहरा रहा हूँ भाई, तात्विक नागरिकता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का पूर्ण सदस्य तो होता ही है, परंतु इसी के साथ में उसे नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। किसी राज्य के अंतर्गत यदि ये अधिकार प्राप्त नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर तात्विक नागरिकता का विकास नहीं हुआ है। औपचारिक नागरिकता भले ही हो, मतलब व्यक्ति राज्य का सदस्य चाहे बना दिया गया हो, लेकिन उसको वास्तविक रूप में यदि नागरिक हैं अधिकार तो प्राप्त हैं, परंतु इसके साथ में सामाजिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, या नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं है, या हम ये कहें कि 2 अधिकार प्राप्त नहीं, एक अधिकार प्राप्त है, कुल मिला के ये कहेंगे कि तीनों ही अधिकार यदि प्राप्त हैं तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को तात्विक नागरिकता प्राप्त है। अन्यथा हम कहेंगे उसको केवल औपचारिक नागरिकता ही प्राप्त है, जैसा कि चीन और भूतपूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत हम देख सकते हैं, जिसकी चर्चा आगे करेंगे हम। अब ध्यान दें, इंग्लैंड में तात्विक नागरिकता का विकास कैसे हुआ है, इसके संदर्भ में टी.एच. मार्शल का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ नोट भी कर दिया, टी.एच. मार्शल ये इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि भी इंग्लैंड में तात्विक नागरिकता का विकास कैसे हुआ है। आप इसको नोट कीजिएगा। मैंने पहले लिखा है विकास का काल, फिर लिखा है मैंने नागरिकता का रूप, फिर लिखा है अधिकारों का स्वरूप, फिर लिखा है प्रयुक्त संस्थाएं, मतलब किन संस्थाओं के द्वारा जो है इनकी रक्षा की जाती है। तो ध्यान दें, 18वीं शताब्दी के अंतर्गत वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत जो नागरिक हैं उन नागरिकों को नागरिक अधिकार प्रदान किए गए, और नागरिक अधिकार जैसे प्रदान किए जाते हैं तो वास्तविक रूप में नागरिकता का स्वरूप क्या हो जाता है, नागरिक नागरिकता। और यहाँ जो नागरिक अधिकार हैं, नागरिक अधिकारों की जो रक्षा की जाती है या जिसकी प्रयुक्त संस्थाएं हैं वो न्यायालय है, न्यायपालिका के द्वारा नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। 19वीं शताब्दी में वास्तविक रूप में क्या होता है कि मनुष्य को, व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो नागरिकता का स्वरूप राजनीतिक नागरिकता हो जाता है, राजनीतिक नागरिकता हो जाता है। और राजनीतिक अधिकारों के लिए जो प्रयुक्त संस्थाएं हैं वो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जैसे विधान मंडल, मतलब व्यवस्थापिका। ठीक है। इसके बाद 20वीं शताब्दी के अंतर्गत वास्तविक रूप में अधिकारों का जो स्वरूप हो जाता है वो सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, व्यक्तियों को सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। अब जो सामाजिक अधिकार है वास्तविक रूप में इनकी जो प्रयुक्त संस्थाएं हैं वो सामाजिक सेवाएं और स्कूल के माध्यम से होती है। और यहाँ जब ये सामाजिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो नागरिकता का रूप जो है सामाजिक नागरिकता बन जाता है। मतलब नागरिकता का रूप कैसा हो जाता है, सामाजिक नागरिकता, जो कि 20वीं शताब्दी के अंतर्गत होता है। तो वास्तव में टी.एच. मार्शल ने जो नागरिकता का विश्लेषण किया है, कौन सी नागरिकता का, तात्विक नागरिकता का, तो इसके अंतर्गत वास्तव में इन्होंने विकास का ये क्रम रखा है कि ब्रिटेन के अंतर्गत किस रूप में नागरिकता का विकास होता है। तो ध्यान देंगे, ब्रिटेन में वास्तविक रूप में सबसे पहले जो है नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके आधार पर जो नागरिकता का रूप होता है वह नागरिक नागरिकता बन जाता है। ठीक है, नागरिक नागरिकता बन जाता है। उसके बाद में दूसरे स्तर पर ब्रिटेन में राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिसके आधार पर नागरिकता का जो रूप हो जाता है वह राजनीतिक नागरिकता हो जाता है। और तीसरे स्तर पर वहाँ सामाजिक अधिकार दिए जाते हैं, जिसके आधार पर नागरिकता का रूप सामाजिक नागरिकता बन जाता है। तो ब्रिटेन में क्रमशः है नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो नागरिकता का पूर्ण जो विकास होता है उसका क्रम ये है। अब इसके आधार पर देखेंगे कि भी किस देश में इसी आधार पर वास्तव में अधिकार प्रदान किए गए हैं, या फिर इसमें जो है इसे जो ये क्रम है इस क्रम का अतिव्यापन किया गया, ओवरलैपिंग, मतलब इस क्रम को तोड़ते हुए आगे बढ़ा गया है। जैसे मान लीजिएगा मैं आपको कहना चाहूँगा चीन के अंतर्गत भूतपूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत वास्तव में सबसे पहले सामाजिक अधिकार तो प्रदान कर दिए गई, परंतु वहाँ नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों में कटौती कर दी गई है। इसी का परिणाम था कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। फिर क्योंकि लोगों ने मांग की कि भी हमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी दिए जाएँ। ऐसी स्थिति में राजनीतिक सत्ता इन सब बातों को संभाल नहीं पाई और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। जैसे हैंगरी में हैंगरी,
चेकोस्लोवाकिया के अंतर्गत, रोमानिया के अंतर्गत वास्तव में जो है साम्यवादी प्रणाली का अंत ही हो गया। फिर क्यों? क्योंकि वहाँ वास्तव में जो है सामाजिक अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। और नागरिकता की जो संकल्पना है, इसका पूर्ण विकास तभी होगा जबकि क्रम से ये तीनों ही अधिकार प्रदान किए जाए, जैसा कि किसने कहा है? टी.एच. मार्शल ने कहा है। तो ये टी.एच. मार्शल का विश्लेषण है, इसको नोट कीजिएगा। इसके आधार पर पूरी दुनिया के अंतर्गत जो नागरिकता की संकल्पना है उसका आप ठीक तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं कि भी किस देश के अंतर्गत वास्तव में इसी क्रम से अधिकार दिए गए, प्रदान किए गए या नहीं किए गए। ये बात क्लियर होगी यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम जो ये तीनों अधिकार हैं इनको अलग अलग लेंगे। नागरिक अधिकारों में कौन कौन से आते हैं, राजनीतिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार आते हैं, और सामाजिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार आते हैं। ये तीनों बात क्लियर होने के बाद में नागरिकता के जो तीनों पक्ष हैं आप आसानी से समझ जाएंगे। नंबर 1, सबसे पहली जो बात आती है वो होते हैं नागरिक अधिकारों में। क्या क्या आएगा? नागरिक अधिकारों के अंतर्गत विशेषकर कानून के समक्ष समानता, मतलब विधि की दृष्टि में सभी समान होंगी। किसी भी रूप में यहाँ बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्ग में जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यदि भेदभाव किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में मनुष्य यहाँ समानता का व्यवहार किया जाए, ये अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत अश्वेत लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया था कि भी हमें भी श्वेत लोगों की तरह जो है नागरिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। और इसी का नतीजा हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 ये पारित हुआ और वहाँ अश्वेत लोगों को भी जो है नागरिक अधिकार प्रदान किए गए, जबकि इससे पहले वहाँ अश्वेत लोगों को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो कानून के समक्ष समता इसमें आएगा, दैहिक स्वतंत्रता इसमें आएगा, वाणी, विचार और आस्था की स्वतंत्रता भी जो है नागरिक अधिकारों में आएगा, संपत्ति रखने का अधिकार भी इसी में आएगा, और अनुबंध करने मतलब एक प्रकार से समझौता करने और इसी के साथ में व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो सभी नागरिक अधिकारों के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें आप ये देखेंगी कि भाई किस देश के अंतर्गत नागरिक अधिकार दिए गए या नहीं दिए गए हैं। जैसे मैं कहना चाहूँ वर्तमान समय में चीन के अंतर्गत आप देखिएगा ये अधिकार प्रदान नहीं है, दिखावे के रूप में है, बाकी व्यवहार में वास्तव हम कह सकते हैं कि व्यक्ति ने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। भूतपूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत भी ये अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। वैसे सैद्धांतिक रूप में चाहे दे दिए गए हों, लेकिन व्यवहार में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता था। तो हम कह सकते हैं कि भूतपूर्व सोवियत संघ और वर्तमान चीन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो है नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहें हम कि भाई जब वहाँ नागरिक अधिकार ही प्रदान नहीं किए गए तो क्या वह नागरिकता की संकल्पना का विकास हो गया? नहीं, हरगिज नहीं। दूसरा, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकारों में क्या क्या आएगा भाई? राजनीतिक अधिकारों में जैसे चुनाव में भाग लेना, स्वयं उम्मीदवार बनना है, इसी के साथ में राजनीतिक सत्ता से संबंधित संस्थाओं में कार्य करना, राजनीतिक सत्ता से संबंधित संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करना। इसी के साथ में वास्तविक रूप में व्यक्ति, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में तो वास्तव में 2 विकल्प होते हैं, और 2 विकल्प का मतलब 2 दल तो कम से कम होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जिस भी दल को चाहे उसे अपना मत दे सकता है, परंतु चीन और भूतपूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत वास्तव में 2 विकल्प नहीं है, वहाँ तो केवल एक ही दल है, साम्यवादी दल। जैसा कि वर्तमान चीन के अंतर्गत केवल एक ही दल है, साम्यवादी दल। तो जनता कौन सा विकल्प चुनेगी? जनता को एक दल को अपना मत देना ही पड़ेगा। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि भाई चीन के अंतर्गत भी जो है राजनीतिक अधिकार कहाँ प्राप्त हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ लिखा चीन में एक दल, अर्थात वास्तविक रूप में वर्तमान चीन की हम चर्चा करें तो चीन के अंतर्गत साम्यवादी दल है, और साम्यवादी दल ही सब कुछ है, क्योंकि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों ही साम्यवादी दल के अधीनता में कार्य करते हैं। यस, तो वहाँ जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के अंतर्गत मतदाता किसको मत देगा? उसके सामने विकल्प ही नहीं, केवल साम्यवादी दल है और उसको मत देना पड़ेगा। और किसी भी रूप में साम्यवादी दल की विचारधारा के विरुद्ध आवाज़ उठाई नहीं जा सकती। अगर आवाज़ उठाई गई तो वास्तव में जैसे 1989 में चीन के अंतर्गत तैयानानमन चौक, नोट कीजिएगा, तैयानानमन चौक, यहाँ वास्तव में जब साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध आंदोलन किया गया, उसके विरुद्ध आवाज़ें उठाई गई, तो इस चौक के ऊपर लाखों लोगों को गोली से भून दिया गया था। तो क्या वहाँ पर जो है
राजनीतिक अधिकार प्राप्त है? जी नहीं, हरगिज नहीं। पहली बात तो ये है कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं तो इसके लिए कम से कम यदि वहाँ लोकतंत्र अपनाएगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश क्यों ना, तो दो विकल्प तो होने चाहिए जिससे कि जनता एक को पसंद करे, दूसरे को नापसंद कर दे। तो चीन के अंतर्गत केवल एक ही दल है, एक दलीय व्यवस्था है वहाँ, तो बस केवल सामूहिक दल है, जनता को अपना मत देना पड़ेगा, चाहे पसंद है नापसंद है, इसका कोई जो है प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो वास्तव में राजनीतिक अधिकार दूसरे स्तर पर आएंगे। सबसे पहले नागरिक अधिकार प्रदान किए जाए, उसके बाद में राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाए। तो मैं कहना चाहूँगा चीन के अंतर्गत वास्तविक रूप में ना तो नागरिक अधिकार हैं व्यवहार के अंतर्गत, और ना ही वहाँ राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, मत देने का अधिकार तो है, लेकिन विकल्प ही नहीं है भाई। लोकतंत्र की पहली शर्त होती है कि दो विकल्प होने चाहिए, दो दल होने चाहिए, लेकिन चीन के अंतर्गत तो कि एक ही विकल्प है, एक ही दल है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि उसमें पसंद नापसंद क्या करेगा, वो एक को मत देना पड़ेगा। इसके बाद में तीसरे स्तर पर आता है सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकारों में क्या क्या आएगा? सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक खुशहाली का अधिकार आता है। क्या? आर्थिक और सामाजिक खुशहाली का अधिकार आता है। अब इसके अंतर्गत आप ध्यान देंगे, विशेषकर वास्तव में यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या हुआ, अब जो सामाजिक अधिकार है इनका विकास कैसे होता है, इसमें भी क्रम है। यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो राज्य था उस राज्य को प्रहरी राज्य की संज्ञा दी गई थी। प्रहरी राज्य मतलब पुलिस राज्य भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो राज्य था वह केवल डंडे वाला राज्य था, अर्थात यह व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तो करता था लेकिन जन कल्याण से संबंधित कार्य नहीं करता था। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो प्रहरी राज्य था, जो पुलिस राज्य था, जो डंडे वाला राज्य था, कुछ भी कह सकते हैं इसको, पुलिस राज्य भी कह सकते हैं, डंडे वाला राज्य भी कह सकते हैं, प्रहरी राज्य भी कह सकते हैं। तो ये लोगों की जीवन और संपत्ति की रक्षा तो करता है लेकिन जन कल्याण से संबंधित नीतियां नहीं बनाता था। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सामाजिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। लेकिन उसके बाद में 20वीं शताब्दी के अंतर्गत राज्य का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। 20वीं शताब्दी के अंतर्गत राज्य का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और प्रहरी राज्य के स्थान पर कल्याणकारी राज्य बन जाता है। अर्थात वास्तव में इसके अंतर्गत व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा तो की ही जाती है परंतु इसी के साथ में जन कल्याण से संबंधित नीतियां भी बनाई जाती हैं। और जब जन कल्याण से संबंधित नीतियां बनाई जाती हैं तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि भाई लोगों की खुशहाली के संदर्भ में नीतियां बनाई जाएंगी हैं। इसी के साथ में आर्थिक स्तर पर यह प्रयास किया जाएगा कि अमीरी और गरीबी में जो गैप है, जो अंतराल, वो दूर हो। ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी और जब ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी तो किसी न किसी रूप में जो है लोगों को सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो ये सब इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद में इसी बिंदु के अंतर्गत आप नोट करेंगे, यहाँ एक विद्वान है विलियम बेवरीज, नोट कीजिएगा, विलियम बेवरीज ने अपनी बेवरीज रिपोर्ट के अंतर्गत, मैंने यहाँ लिखा है बेवरीज रिपोर्ट, मतलब विलियम बेवरीज ने अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत, जिसको कि बेवरीज रिपोर्ट की संज्ञा दी गई है जो कि 1942 में दी है इन्होंने क्या कहा है कि भाई राज्य का ध्येय 5 महाबुराइयों का अंत करना है। क्या? राज्य का ध्येय 5 महाबुराइयों का अंत करना था। किसका कहना है ये? विलियम बेवरीज। मतलब जब हम ये कहें कि बाजार अर्थव्यवस्था को अपना लिया जाता है कि भी इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, जो मेहनत करेगा कमाएगा खाएगा, मतलब योग्यतम की जीवितता के सिद्धांत को अपना लिया जाता है। और योग्यतम की जीवितता के सिद्धांत का भावार्थ ये है कि कोई व्यक्ति योग्य है, सक्षम है तो कमाएगा खाएगा, है असक्षम है तो ऐसी स्थिति में वह भूखा मरेगा। और भूखा मरेगा तो बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो ये देखा जाएगा कि भाई कोई भूखा मर रहा है तो मर जाने दो। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति में उसका कोई योगदान नहीं है। परंतु यहाँ वास्तविक रूप में विलियम बेवरीज रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया है कि भाई राज्य का जो मूल ध्येय होता है ना, वो इन 5 बुराइयों को दूर करना है। और जब ये 5 बुराइयों को दूर करेगा तो डेफिनेटली राज्य का स्वरूप कल्याणकारी हो जाएगा। ये 5 महाबुराइयों का जो अंत करने की बात कर रहे हो क्या क्या है? अभाव, रोग, अज्ञान, दरिद्रता और बेकारी। इन 5 रोगों को दूर करना वास्तविक रूप में राज्य का ध्येय है, राज्य का लक्ष्य है। कौन कह रहे? विलियम बेवरीज रिपोर्ट के अंतर्गत कही गई है। किसने कही है? विलियम बेवरीज ने। ठीक है, तो जब इन 5 जो महाबुराइयां हैं इनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है तो वास्तविक रूप में इसके आधार पर भी फिर जो है व्यक्तियों को सामाजिक अधिकार प्रदान करने पड़ेंगे। ठीक है भाई। अब अंतिम जो बात आ रही है वो है नागरिकता के विविध पक्षों का विकास। मतलब अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल देंगे पूरी दुनिया का कि भाई पूरी दुनिया के अंतर्गत वास्तव में जो ये नागरिकता के पक्ष हैं तीनों, क्रम से हम बोले तो नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। भाई जब नागरिक
अधिकार प्रदान किए जाएंगे तो नागरिकता का रूप क्या हो जाएगा, नागरिक नागरिकता। राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे तो नागरिकता का रूप क्या हो जाएगा, राजनीतिक नागरिकता। और जब सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे नागरिकता का रूप क्या हो जाएगा, सामाजिक नागरिकता। इसकी प्रयुक्त संस्था मैंने नोट कर दी, एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। अब ये तो इसका क्रम हो गया, जैसा कि टी.एच. मार्शल ने कहा है कि भाई नागरिकता का जो क्रम है वो तो ये है, ठीक है। मतलब नागरिकता को पूर्ण नागरिकता का रूप प्राप्त करना है तो ऐसी स्थिति में उसका ये क्रम है कि भाई इस क्रम से इसको प्राप्त किया जाना चाहिए। जैसे सबसे पहले वो नागरिक अधिकार दिए जाए, उसके बाद में राजनीतिक अधिकार दिए जाए, उसके बाद में सामाजिक अधिकार दिए जाएं। अब क्या वास्तव में पूरी दुनिया में ऐसा ही हुआ है? नहीं। मैंने यहाँ लिखा है ब्रिटेन में तो वास्तव में क्रम से ही इसका विकास होता है। किसका? नागरिकता का। मैंने यहाँ लिखा है ब्रिटेन में क्रम से इसका विकास होता है। ऑप्शन देखिएगा, ब्रिटेन के अंतर्गत सबसे पहले नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, नागरिकता का रूप हो जाता है नागरिक नागरिकता, फिर राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं और नागरिकता का रूप हो जाता है राजनीतिक नागरिकता, फिर सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और नागरिकता का रूप हो जाता है सामाजिक नागरिकता। तो ब्रिटेन में तो क्रम से क्या, ब्रिटेन में तो नागरिकता के जो ये तीनों पक्ष हैं इनका क्रम से विकास हुआ है, इसलिए मैंने लिखा ब्रिटेन में क्रम से विकास हुआ है। इसके बाद में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में मैंने यहाँ लिखा है सेकंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, इन दोनों की चर्चा करेंगे हम। पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत नागरिकता के जो पक्षों का विकास होता है वो कैसे होता है और पूर्वी यूरोप के देशों में नागरिकता के इन तीनों पक्षों का विकास किस रूप में हुआ है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके आधार पर आप ठीक से ये सब बातें समझ जाएंगे। देखो पश्चिमी यूरोप में यदि हम देखें तो नागरिकता के विविध पक्षों का जो विकास होता है, विविध पक्षों मतलब तीन पक्ष हैं ये, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। पश्चिमी यूरोप में वास्तव में नागरिकता के इन पक्षों का जो विकास होता है उसका क्रम यह है कि सबसे पहले नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, एक साथ नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिर मैंने लिखा फिर सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो कि कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। अर्थात वास्तव में प्रहरी राज्य मतलब पुलिस राज्य कल्याणकारी राज्य का जब रूप धारण कर लेता है या पुलिस राज्य जब कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो पश्चिमी यूरोप में पहले नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और उसके बाद में सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, परंतु यहाँ पहले ये दोनों एक साथ दिए जाते हैं, उसके बाद में सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जबकि ब्रिटेन में क्रम से होता है एक 1 by 1, ठीक है, 1 by 1, एक क्रम से हुआ, एक साथ नहीं हो रहा है यहाँ। जबकि पश्चिम यूरोप के अंतर्गत दो अधिकार एक साथ और सामाजिक अधिकार इसके बाद में दिया जाता है। इसके बाद में पूरी यूरोप के साम्यवादी देशों के अंतर्गत नागरिकता के जो ये विविध पक्ष हैं इनका विकास कैसे हुआ है, कहाँ, पूरी यूरोप के देशों के अंतर्गत, मतलब पूरी यूरोप के साम्यवादी अधिनायक तंत्रीय देशों के अंतर्गत। इनको सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली वाले देश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार के अधिकार साम्यवादी दल के हाथों में ही मौजूद होते हैं। जैसा कि वर्तमान में चीन के अंतर्गत हम देख सकते हैं साम्यवादी दल ही सर्वे सर्वा है, इसलिए उसे सर्वशताधिकारवादी शासन प्रणाली कहा जाता है। अर्थात वहाँ वास्तव में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका साम्यवादी दल की अधीनता के अंतर्गत ही रहते हैं। तो पूरी यूरोप के अंतर्गत नागरिकता के विविध पक्षों का विकास कैसे हुआ है, ध्यान देंगे। वास्तव में विशेषकर मैं कहूँगा भूतपूर्व सोवियत संघ और चीन, दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ, भूतपूर्व क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया है। तो शुरू में वहाँ सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, पहले उसको सामाजिक अधिकार दिए गए, जैसे कि चीन के अंतर्गत भी, भूतपूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत भी पहले जो है सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए व्यक्तियों को। और फिर इसके लिए क्या किया गया कि इसके लिए वास्तव में राजनीतिक और नागरिक अधिकारों में कटौती की गई। मतलब चीन में और भूतपूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत सामाजिक अधिकार तो प्रदान कर दिए गए लोगों को, लेकिन उनको राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए, इसमें कटौती कर दी गई। अब ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में 1989 के अंतर्गत विशेषकर प्रयास किया गया, जैसे कि मैं कहूँगा हैंगरी है, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया के अंतर्गत, फिर से बोल रहा हूँ चेकोस्लोवाकिया के अंतर्गत, ठीक है, क्या किया गया कि वास्तव में यहाँ की जनता ने प्रयास किया कि भी हमें भी जो है नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएं, लेकिन वहाँ की सत्ता वास्तविक रूप में अधिकार प्रदान करने में सक्षम नहीं थी और ऐसी स्थिति में यहाँ से साम्यवादी शासन प्रणाली का ही
अंत हो गया। और अंत में जाकर मैं कहूँगा 1991 के अंतर्गत सोवियत संघ का ही विघटन हो जाता है। चेकोस्लोवाकिया के अंतर्गत भी, फिर से बोल रहा हूँ, चेकोस्लोवाकिया के अंतर्गत भी जो है साम्यवादी शासन प्रणाली का अंत हो जाता है। हंगरी में भी अंत हो जाता है, रोमानिया में भी इसका अंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वास्तव में सामाजिक अधिकार तो प्रदान किए गए थे, लेकिन नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। ठीक है, तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि नागरिकता की संकल्पना का जो पूर्ण विकास होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि नागरिकता के जो 3 पक्ष हैं क्रमबद्ध रूप में विकसित होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले नागरिक अधिकार प्रदान किए जाएं, और जब नागरिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे तो नागरिकता का रूप नागरिकता बन जाएगा, और उसके बाद में राजनीतिक अधिकार दिए जाएं, और जब राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को दे दिए जाएंगे तो नागरिकता का रूप हो जाएगा राजनीतिक नागरिकता। और जब ये दोनों अधिकार दे दिए जाते हैं क्रम से 1 बाई 1, उसके बाद में तीसरे स्तर पर सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाएं, और सामाजिक अधिकार जैसे ही दे दिए जाएंगे तो वहाँ पर जो नागरिकता का रूप हो जाएगा वह सामाजिक नागरिकता हो जाएगा। ब्रिटेन में तो इसी क्रम से वास्तव में नागरिकता का विकास होता है इन तीनों पक्षों का, जबकि पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत नागरिक और राजनीतिक अधिकार एक साथ दिए जाते हैं, उसके बाद में सामाजिक अधिकार दिए जाते हैं, और पूरी यूरोप के अंतर्गत सामाजिक अधिकार पहले दिए जाते हैं, जबकि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों में कटौती की जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया नागरिकता के विविध पक्ष से संबंधित लेक्चर। अब इसमें किसी भी रूप में आपसे एग्जाम प्रश्न पूछा जाए, मुझे पूरा विश्वास है आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। आशा करता है आपने ये सभी बातें ठीक से समझ ली होंगी। क्या बोल रहा हूँ मैं? आशा करता हूँ ये सभी बातें आपने ठीक से समझ ली होंगी। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।